हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज का ज्योग्राफी सेक्शन, लेसन नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये कि वनस्पति की बात करेंगे और जीव जंतु जो जानवर होते हैं जंगली, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जो वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो एक जगह के बारे में क्या बताती है? वो बताती है उस जगह पे कैसे पेड़ पौधे हैं, वहां पे कैसे हर्ब्स, मेडिसिन्स पाई जाती हैं जो कुदरती तौर पे खुद ही उग जाती हैं। मतलब इंसान को बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता उनको उगाने के लिए, वो कुदरत ही अपना काम करती है। तो नेचुरल वेजिटेशन या वनस्पति ये बताता है कि उसके ऊपर किस किस चीज का असर हुआ है। देखिए, एक तो वहां उस लैंड की टोपोग्राफी, कहने का मतलब वो प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, माउंटेन एरिया है, लैंड का किस तरीके का सरफेस है, मिट्टी कैसी है और उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो जो वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? एक तो वो अलग अलग तरीके की वुड, लकड़ी प्रोवाइड करता है, बैम्बू हमें वहां से मिलते हैं, घास मिलता है जिससे पेपर बनाया जाता है, गम उससे मिलता है जो चिपकाने वाली गोंद होती है, रेजिन्स उससे मिलता है। अब आप सोचेंगे रेजिन्स क्या होता है? रेजिन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। फिर टर्पेंटाइन्स मिलते हैं। टर्पेंटाइन होता है एक तरीके का ऑयल, तेल निकलता है जो हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक हमें मिलता है, जानवरों द्वारा निकाला जाता है और उसको हम डाइज में इस्तेमाल करते हैं। जो पेड़ की बार्क होती है उसको हम यूज करते हैं लेदर कलरिंग के लिए। मेडिसिनल प्लांट्स जिससे हमें दवाइयां मिलती हैं, बुशेस जो लकड़ी के काम आते हैं, वो सब मिलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को जो सामान चाहिए होता है, जैसे फॉरेस्ट वुड हो गई, एक टिम्बर है, लकड़ी जिसका हम फर्नीचर बनाते हैं, खेल कूद के जितने औजार हैं वो उससे बनते हैं, स्पोर्ट्स के गुड्स बनते हैं, शिप्स उससे बनती है, रेलवे कोचेस उससे बनते हैं, पेपर उससे बनता है, प्लाईवुड उससे बनता है। प्लाईवुड होता है लकड़ी का एक टुकड़ा, मोटा मजबूत, जो फ्लैट होता है। इवन वो यूज किया जाता है पैकिंग के लिए। जैसे फ्रूट्स आते हैं तो बड़े बड़े डब्बों में पैक होके आते हैं, तो आपने देखा होगा वो लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं, उसके लिए भी हम टिम्बर या बाकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो जो ये फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये हमारी बहुत मदद करते हैं, डायरेक्टली भी, सीधे तौर पे भी और इनडायरेक्टली भी। देखिए, फॉरेस्ट हमारे जीने के साधन तो देते ही है, मतलब जो जो हमें चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं सामान। उसके अलावा एटमॉस्फेयर को भी संतुलन में लेकर आते हैं, उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के बिना इंसानी जीव तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये सोचिए, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर अपना खाना उससे बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बारिश लाने में वो मदद करते हैं, टेम्परेचर में संतुलन लाने में वो मदद करते हैं, फ्लड्स ना हो वो भी वो चेक करते हैं, और खास तौर पे ये चेक करते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखें ताकि सॉइल इरोजन ना हो। पानी जो है, जो बारिश से मिल रहा है या किसी और जरिए से पानी मिल रहा है, वो पानी नीचे धरती के जाए, इसमें भी हमारी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो ये देखते हैं कि इंसान जितना भी नुकसान कर रहा है हम उसको पक्के तौर पे कवर अप करें। तो फॉरेस्ट ये चेक करते हैं कि एरिया कोई डेजर्ट में ना तब्दील हो, बंजर ना बन जाए, और साथ ही साथ ये जीव जंतुओं के रहने का भी एक जगह देते हैं। प्लांट्स भी वहां उगते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स भी वहीं पे रहते हैं। रहन निवास है, आप कह सकते हैं, जंगलों में। तो लगभग आज की डेट में दुनिया का 30% जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस देश की तरक्की के लिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया। यहाँ पे काफी एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं यूरोप की, एशिया की, अफ्रीका की, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो कम है।
अब जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, इसका असर जंगलों के ऊपर पड़ रहा है, फॉरेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए, खाना उगाने के लिए जगह चाहिए। तो जो इंसान है वो धड़ाधड़ काफी टाइम से पेड़ों को काटता जा रहा है अपने मतलब के लिए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। और इस स्पीड से अगर हम करते गए काम की फॉरेस्ट काटते गए, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा का पूरा हम कह सकते हैं हमारा ग्रह बंजर बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जरूरी है कि हम अगर पेड़ काटते हैं तो लगाएं, हम चेक करें डिफॉरेस्टेशन को। कहने का मतलब जो पेड़ कट रहे हैं उसकी स्पीड को चेक करें। चलिए अब आप ये एक बार डायग्राम देख लीजिए, किस टाइप की वेजिटेशन जो है वो धरती पे पाई जाती है। हर लैटिट्यूड पे अलग किस्म की वेजिटेशन पाई जाती है, अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। शुरू करते हैं 0 से 10 डिग्री, मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ को जाते हैं तो वहां आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। उसके ऊपर अगर आप लैटिट्यूड में जाएं 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आपको डेजर्ट मिलेगी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जहां घास होता है वो मिलेगा, और मॉनसून वेजिटेशन मिलेगी। उससे भी ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको मेडिटेरेनियन टाइप वेजिटेशन मिलती है, वहां पर स्टेपी टाइप वेजिटेशन मिलती है। ये समझाऊंगी क्या होता है। टेम्परेट वेजिटेशन बोलते हैं हम उसे। उससे ऊपर 45 से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में कॉनिफेरस पेड़ मिलते हैं जो तीखे से होते हैं, कोनिकल शेप में। लॉरेंस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। और सबसे ठंडी इलाके के अंदर 65 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको टुंड्रा रीजन मिलता है, जहां पर आइस होती है, स्नो कवर्ड एरिया है, तो वेजिटेशन कम होती है। तो आपने अगर ये देखा अच्छे से डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा कि पूरी धरती जो है वो सेम टाइप की वेजिटेशन नहीं उगती उसके ऊपर, मतलब काफी फर्क है। क्लाइमेट में बदलाव आने की वजह से वेजिटेशन में भी फर्क आता है, पेड़ किस तरीके के हैं उसमें भी फर्क आता है, एक एरिया में कितने ज्यादा पेड़ हैं उस पे भी असर होता है, और फॉरेस्ट का कितना एरिया है वो सब डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और लैटिट्यूड के ऊपर। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, मोटे मोटे 3 पार्ट्स में। जंगल, घास वाले इलाके ग्रासलैंड्स जहां घास होता है, कम पेड़ होते हैं, और तीसरे नंबर पे डेजर्ट, जहां पे आप कह सकते हो आपको श्रब्स मिलती हैं, तो डेजर्ट श्रब्स बोल सकते हैं हम इसे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में। ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं। हम 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला इक्वेटोरियल टाइप का होता है जो इक्वेटर के पास मिलता है, सेकंड मॉनसून टाइप का होता है, और तीसरा होता है कॉनिफेरस या कोनिकल शेप का, जैसे क्रिसमस ट्री होता है। तो कितनी एक जगह पे बारिश हो रही है, टेम्परेचर में कितना फर्क आ रहा है, सीजन टू सीजन, मौसम से मौसम के हिसाब से कितनी बारिश हो रही है, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट को अफेक्ट करती है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हमने 3 पार्ट्स में फॉरेस्ट को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कहने का मतलब वो वाला फॉरेस्ट जो हमें इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता है। अब इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, तो हम जो एरिया ले रहे हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, वो ले रहे हैं इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, उससे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की तरफ। इस फॉरेस्ट को बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये साल भर हरा रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, गर्मी होती है, सूरज की सीधी किरणें पड़ रही होती है, बारिश भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से घने पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। मैं पौधे भी नहीं बोलूंगी, पेड़ मिलते हैं ऊंची ऊंची हाइट के, मतलब इतनी ऊंची हाइट के होते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं स्पेस के लिए। और अगर आप बात करें सन की किरणों की, सनलाइट की, तो ये इतने ऊंचे होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक पड़ती ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए जो पेड़ हैं जो अलग अलग हाइट के होते हैं
उसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेयर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पेड़ जो है इतने घने और इतने टाइट होते हैं, पैक्ड, कि एक वैरायटी का पेड़ नहीं मिलेगा, अलग अलग वैरायटी के पेड़ मिलते हैं। तो इसको हम यूज भी नहीं कर सकते, इससे पैसे भी नहीं कमा सकते, लेकिन अब कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम देखें कहां पर ऐसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं, जो देश, जो एरिया इक्वेटर के आसपास पड़ता है, जैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मेडागास्कर और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, सेंट्रल अमेरिका, ये सारे इस तरीके के फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं, कवर्ड हैं। और इस टाइप के फॉरेस्ट को बोला जाता है सेल्वास, अमेज़न बेसिन के अंदर, जो ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में। तो आपने अमेज़न के बारे में सुना होगा। ये जो अमेज़न है ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसे दुनिया का फेफड़ा बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है, क्योंकि घने ट्रीज हैं और यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। तो चलिए, जो इन फॉरेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है स्काई स्क्रैपर्स। इनको पहले समझ लेते हैं। ये कितनी हाइट के होते हैं? कम से कम नहीं तो 70 मीटर के ऊंचाई पे होते हैं। तो यहाँ पर जब आप टॉप की लेयर की बात करते हैं, वहां पर लाइट भी आती है, तो टॉप की लेयर को हम एमर्जेंट लेयर बोलते हैं। नीचे आते आते जो सनलाइट है वो कम होती जाती है। तो ऊपर का हिस्सा हो गया 70 मीटर वाले पेड़ों का, एमर्जेंट भी बोलते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ इसे, लेकिन आप इसे कह सकते हैं ऊपर का हिस्सा, अपर मोस्ट लेयर। लाइट पड़ती है और पतले पेड़ लंबे वाले होते हैं। उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम बोलते हैं कैनपी। मतलब जो पेड़ का एक्चुअल हिस्सा जो हम ड्राइंग करते हुए बनाते हैं वो आपको दिखाई देगा, जहां पेड़ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं जगह के लिए कि ये इलाका मेरा, ये एरिया मेरा। तो वहां पर थोड़ी सनलाइट भी पहुंचती है, वहां आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, फ्लावर्स भी मिलेंगे। इसके जो नीचे वाला सेक्शन उसे अंडर कैनपी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो लटकने वाला होता है ना, पेड़ के नीचे वाइन्स निकलती हैं, वो वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है। छोटे पेड़ देखने को मिलते हैं जो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाए, लेकिन ये ज्यादातर सूख जाते हैं क्योंकि सनलाइट तो पहुंचती नहीं, इतने घने होती है ऊपर की लेयर्स। और जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसे लोअर मोस्ट लेयर बोलते हैं। शैडो वाला एरिया होता है, सनलाइट नहीं पहुंचती। कई बार यहाँ पर आपको श्रब्स, छोटे मोटा घास दिखाई दे जाएगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सूखे पत्ते दिखाई देते हैं, मरे हुए जीव जंतु, या आप कह सकते हैं जो चीजें खत्म हो जाती हैं वो नीचे गिरी दिखाई देती हैं। ये जब गिर के सड़ जाती हैं तो ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसमें बढ़ोतरी करती है। तो इसीलिए फॉरेस्ट एरिया में, खासतौर पे इक्वेटोरियल एरिया में, हमें फर्टिलाइजर्स छिड़कने की जरूरत नहीं होती। अब इन फॉरेस्ट से पैसा तो कमाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार एफर्ट डाल रही है ऐसे एरियाज को, ऐसे फॉरेस्ट को यूज में लाने के, कि भाई किसी तरीके से तो इस्तेमाल किया जा सके। चलिए, अगले किस्म का जो फॉरेस्ट है उसे हम कहते हैं मॉनसून या डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपको मिलते हैं ट्रॉपिक्स के आसपास, मतलब ट्रॉपिकल एरिया होता है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, तो उसके आसपास जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसे मॉनसून, जैसे इंडिया भी एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, या डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर जो बारिश है वो एक पर्टिकुलर सीजन में आती है। इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और जब बारिश होती है तो ये अच्छे लंबाई पकड़ लेते हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो इन पेड़ों में एक खासियत देखी गई है कि ये अपने पत्ते झड़ देते हैं, इसीलिए इनको डेसिडियस बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब सारे पेड़ अपने पत्ते झड़ देते हैं। अब इसको हम पैसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पेड़ों को, इन जंगलों को, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि इन जंगलों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है क्योंकि वहां पर फसलें उगाई जानी है या वहां पर आकर इंसानों ने रहना है। तो ये इतने घने तो नहीं होते जितने इक्वेटोरियल रीजन में आपको पाए जाते हैं, लेकिन आप इनके अंदर से जा सकते हैं, आपको ज्यादा कीड़े मकोड़े नहीं काटेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात,
इन जंगलों से हमें खास तौर पे यूज करने वाली लकड़ मिलती है जिसे हम टिम्बर बोलते हैं। इससे घर भी बनाए जाते हैं और इसको जलाकर फ्यूल के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है फॉरेस्ट की, उसे हम बोलते हैं कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कौन से याद रखना, ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपको ट्रॉपिक्स के भी ऊपर 66.5 डिग्री के आसपास टेम्परेट रीजन होता है, वहां पर मिलेंगे, उन देशों में मिलेंगे। कई बार कॉनिफेरस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। अब जैसे इन फॉरेस्ट का एक खास नाम है, अगर ये यूरेशिया में मिलते हैं इनको टैगा बोलते हैं। अगर इनको यूज करने की बात की जाए तो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत महंगे तरीके के पेड़ मिलते हैं जिससे सॉफ्ट लकड़ मिलती है, जैसे चिर हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया। इस तरीके के जो लकड़ के पेड़ हैं वो आपको मिलते हैं जिससे आप पेपर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अभी हमने जंगलों की बात की, ट्रीज की बात की, अब हम घास की बात करेंगे जिसे हम ग्रासलैंड बोलते हैं। ग्रासलैंड भी दो किस्म के होते हैं, दो एरियाज में पाए जाते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरे वाला होता है जो टेम्परेट एरिया में पाया जाता है, उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है, उसका टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की तो वो 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, ऊपर नॉर्थ में और साउथ में। कई जगह पे इनको सवाना बोला जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे अफ्रीका में इनको पार्कलैंड बोला जाता है, वेनेजुला में लानोस बोला जाता है, ब्राजील में इनको कैंपॉस बोला जाता है। तो एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, ईस्ट अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको सवाना, ब्राजील में कैंपॉस और वेनेजुला में लानोस, अफ्रीका में पार्कलैंड भी बोला जाता है। इसमें जो घास की लंबाई होती है वो 5 मीटर तक की होती है, लेकिन जब घास सूख जाता है तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सख्त हो जाता है और छोटी हाइट के पेड़ पाए जाते हैं जो काफी खिलरे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह पे नहीं पाए जाते जैसे जंगलों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे भी खाते हैं, और कार्निवोर्स भी होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जो खास तौर पे जानवर होते हैं वो यहाँ पे रेयर भी किए जाते हैं, उनका पशुपालन भी किया जाता है क्योंकि जानवर घास ही खाते हैं, फिर उनको काट के दूसरे देशों तक भेजा जाता है, पैसे कमाए जाते हैं मीट की फॉर्म में। अच्छा, दूसरे ग्रासलैंड की बात भी कर लेते हैं जो कि है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये टेम्परेट एरिया में पाया जाता है जहां कम बारिश होती है, ग्रास की लंबाई भी ज्यादा नहीं होती पर सॉफ्ट होता है और घनी ग्रोथ होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एनिमल्स जो है वो चढ़ने भी आते हैं। घास जो है वो सॉफ्ट होता है ना, तो इन ग्रासलैंड्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे यूरेशिया में इसको बोला जाता है स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पास, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डंग्स। तो ये नाम आप जरूर याद कर लेना। अब बात करते हैं डेजर्ट की, जहां सूखा एरिया होता है। दो तरीके की डेजर्ट होती है, जी हाँ, हॉट डेजर्ट भी होती है और कोल्ड डेजर्ट भी होती है। हॉट डेजर्ट में जैसे सहारा डेजर्ट होगी, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के अंदर, अरब ईरान में डेजर्ट हो गई, थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे या इंडिया में ज्यादा हिस्सा, एटाकामा हो गई साउथ अमेरिका में, सदर्न कैलिफोर्निया मेक्सिको के अंदर होती है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाता है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ दुनिया की हॉट डेजर्ट्स है। क्यों हॉट है? टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश है नहीं है, घास वगैरह कुछ उगता नहीं है, फैला हुआ है, अगर उगा हुआ है, श्रब्स होते हैं तीखे तीखे, कैक्टस हो गया, हर्ब्स हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब घास बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो जो नेचर है उसने इस किस्म का वेजिटेशन इसलिए यहाँ पे उगाया ताकि ऐसे मौसम में वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। हॉट ड्राई एरिया है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनको पानी कैसे मिलता है? इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी मोटी मोटी होती हैं जो नीचे तक जाके धरती से पानी निकालती है।
इवन इनका जो बाहरी हिस्सा होता है प्लांट का, बार्क बोलते हैं, वो मोटा होता है। जैसे कैक्टस को आपने देखा होगा, मोटा स्टेम होता है, और इसकी जो लीव्स है वो भी मोटी मोटी होती है, ताकि पानी जो नीचे से निकाला है वो जल्दी आसानी से बाहर ना चला जाए। मिनिमम पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जाए, अदरवाइज ये जाता है पानी एटमॉस्फेयर में, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जब पत्तों से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है। लेकिन डेजर्ट वाले प्लांट्स की जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं, तो आसानी से ऊपर नहीं जा सकता पानी, एब्जॉर्ब नहीं होता एटमॉस्फेयर द्वारा। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट ज्यादातर आपको नॉर्दर्न लैटिट्यूड में मिलती है, कनाडा हो गया, यूरेशिया में हो गया। यूरेशिया क्या होता है? वो एशिया और अफ्रीका को मिला के यूरेशिया बोलते हैं। तो ज्यादातर साल भर इसमें स्नो होती है। जब स्नो मेल्ट करती है एक आधे महीने में साल के, तो आपको यहाँ फूल दिखाई देते हैं। जो ज्यादातर आपको यहाँ घास दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं लाइकन, जो एल्गी और फंजाई का बनता है। आपने खड़े हुए पानी में हरा हरा कुछ देखा होगा ना, वैसा ही घास वहां पे पाया जाता है। तो ये जो डेजर्ट है हम लोग के किसी काम का नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉरेस्ट को बचाने की, कंजर्व करने की। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी बहुत जरूरतों को पूरा करते हैं। टिम्बर मिलता है हमें जो काफी चीजों में यूज होता है। आप ये कह सकते हैं कि 50% जो टिम्बर है वो फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जलाया जाता है या किसी और तरीके से हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। 33% इसको घर बनाने के लिए यूज किया जाता है या बाकी चीजें बनाने में, जैसे पेपर बनाने में। रेलवे की जो बुगीज होती है, मतलब जो व्हील के आसपास का स्ट्रक्चर होता है, पहिए के आसपास का स्ट्रक्चर होता है, वो बनाने में। स्लीपर बनाने में, रेलॉन बनाने में। स्लीपर क्या होता है? वो जो रेलवे ट्रैक पे आपको ऐसे लक्कड़ दिखाई देती है, वो। जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, हमारी लकड़ी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं और फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट को बचाया जाए। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसकी जगह और पेड़ लगाए जाएं। कई बार जंगलों में नेचुरल तरीके से आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमें खास तौर पे ध्यान देना है कि जंगलों में ऐसा कोई काम ना हो जिससे आग लग जाए। और अंधाधुंध जो पेड़ काटे जा रहे हैं उस पर भी चेक किया जाए और पेड़ और लगाए जाए। कई बार कुछ हम ये देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं तो पेड़ तबाह हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो हमें जहां खाली जगह मिले वहां पेड़ लगा देना चाहिए। बेशक आपको सड़क के आसपास लगाना पड़े, नदी के पास लगाना पड़े, ताकि मिट्टी ना उड़े, ऑक्सीजन मिले। रेलवे लाइन के आसपास लगा दो, रोड्स के आसपास लगा दो। टिम्बर की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही ना, पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि टिम्बर की जगह हम और चीजें इस्तेमाल करें फ्यूल के नाम पे, जैसे एलपीजी सिलेंडर। लकड़ी ना जला के आप एलपीजी सिलेंडर, चूल्हा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी पे चलने वाले चूल्हे भी आ गए हैं। गोबर गैस का इस्तेमाल कर लो। हम ये कह सकते हैं कि घर में जो लक्कड़ लगती है उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल कर लो। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब करते हैं लास्ट टॉपिक की बात, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। जीव जंतु की जब बात कर रहे हैं तो जानवरों की बात तो करनी चाहिए। जितने ज्यादा हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ भी कम होती जा रही है। इंसान जानवरों का शिकार कर रहा है, पेड़ काट रहा है। जानवरों का शिकार क्यों कर रहा है? मीट खाने के लिए, फेदर्स के लिए, पंखों के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, जिसकी वजह से कुछ जानवरों की जो स्पीशीज है वो खत्म हो गई है, दिखाई नहीं देती, और कुछ खतरे में आ गई है, बस खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है। जो खतरे में आ गई उसे एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस है कुदरत में बना हुआ, उसके लिए जानवरों का होना बहुत जरूरी है। अगर जंगल काटे जाएंगे, जानवरों को मारा जाएगा, तो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, इंसान की जिम्मेदारी होगी कुदरत में नुकसान लाने की, इम्बैलेंस क्रिएट करने की। जो नेचर है उसने बायोस्फीयर बनाया जहां हम रह सकते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए,
जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जो कार्निवोर्स हैं, एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, छोटा जानवर हो सकता है वो घास खाता हो। अगर एक भी जानवर इसमें से गायब हो गया, खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा जो चेन है वो खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो लायंस हैं, जो लेपर्ड्स हैं, उनका नंबर कम हो जाए, लायंस खत्म हो जाए, तो क्या होगा, जो हर्बीवोर्स हैं, जो एनिमल्स घास खाते हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ग्रासलैंड सारे खत्म कर देंगे घास खा खा के, और वो डेजर्ट में बदल जाएगा। अगर वो डेजर्ट में बदल गया, सॉइल इरोजन होगी, नेचर में इम्बैलेंस हो गया। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है वो किसी देश की वेल्थ है। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, बट वाइल्ड लाइफ भी वेल्थ है, क्योंकि वो नेचर में बैलेंस मेंटेन करती है। तो काफी कंट्रीज ने इसको ध्यान में रखते हुए हंटिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी है, लॉज बना दिए इंडिया में भी कि हंटिंग नहीं होगी, इंडिया में अब हंटिंग नहीं हो सकती। तो हमें जरूरी एक्शन लेना पड़ेगा खुद भी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, जो एंडेंजर्ड है उनको बचाया जाए। जैसे आप देखो, नंबर ऑफ राइनोसॉर्स जो हैं, लेपर्ड है, लायन है, उनका नंबर कम होता जा रहा है। इसीलिए सरकार नेशनल पार्क्स बना रही है इंडिया के अंदर। यूएस में भी नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ताकि एक नेचुरल तौर पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां वाइल्ड एनिमल्स रह सके, जहां जंगली जानवर रह सके। आपकी बुक में दिया है कि आज की डेट में इंडिया में 103 नेशनल पार्क्स हैं, बट एक्चुअली आज 106 नेशनल पार्क बन चुके हैं, जिन्होंने 1.35 एरिया इंडिया का कवर किया हुआ है। मतलब 1.35% जो इंडिया का हिस्सा है, एरिया है, वो हमने नेशनल पार्क्स को दिया हुआ है। जैसे जिम कॉर्बेट है, सबसे पुराना है, वैसे ही शिवपुरी, कैनरी, राजदेव का, गिर, ये कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के। इसके अलावा रिजर्व सेंटर्स भी बनाए हैं जहां एनिमल्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है। छतबीड़ पंजाब में ही है, वो भी बनाया गया है। सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है, वहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर पाए जाते हैं। उन्हें जंगली जानवरों का घर बोला जाता है। सवाना ग्रासलैंड्स अफ्रीका में जो है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टूरिस्ट आते हैं दूर के इलाकों से, वो भी एक जगह पे इसीलिए आते हैं ताकि वहां का वाइल्ड लाइफ देख सके। जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, स्टैग, डियर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफलो, राइनोसॉर्स, बहुत सारी वैरायटी है एनिमल्स की और इंसेक्ट्स की, जो काफी एरियाज में प्रेजेंट है और इनको बचाने की एक जरूरत है आज। तो ये थी आज की क्लास, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी एक कोल्ड और हॉट डेजर्ट का नाम बताएंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किन्हीं 2 टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का नाम जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।